Hello everyone, welcome to Byju's Government Exam Preparation. Welcome to our series of Daily Current Affairs. Daily Current Affairs की जो सीरीज है उसमें आज हम 30 सितंबर 2020 के करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो करंट अफेयर्स में हम लोग रोज के जो नेशनल अफेयर्स होते हैं, इंटरनेशनल अफेयर्स होते हैं या फिर लेटेस्ट कोई बुक रिलीज हुई है, कोई बुक न्यूज़ में है, किसी तरीके का अवार्ड दिया गया है, इसके साथ ही स्पोर्ट्स न्यूज़ अर्थात खेल समाचार के बारे में चर्चा करते हैं और साथ साथ में हम लोग कुछ स्टैटिक टॉपिक कवर करने की कोशिश करते हैं ताकि करंट अफेयर्स के साथ साथ आपका स्टैटिक पोर्शन का भी रिवीजन होता रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एंड में हम आपको एक क्विज देंगे, आपको उसका आंसर भी देना है, तो आप इसका पूरा सेशन कंसंट्रेशन से देखिएगा ताकि आप उन क्वेश्चंस का जवाब दे सकें। सबसे पहला हमारा सेक्शन है नेशनल अफेयर्स अर्थात राष्ट्रीय मामले। इसमें हमारा पहला टॉपिक है 6 मेजर प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड टू मेक रिवर गंगा निर्मल एंड अविरल। तो उत्तराखंड में 6 प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं जिसका इनॉग्रेशन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया और ये 6 प्रोजेक्ट इसलिए लाए गए हैं ताकि जो नमामि गंगे मिशन है उसके अंतर्गत गंगा को निर्मल और अविरल बनाया जा सके। सबसे पहले ये चीज़ कि ये जो 6 प्रोजेक्ट हैं ये उत्तराखंड में लाए गए हैं। उत्तराखंड में ये 6 प्रोजेक्ट लाए गए हैं। इसमें है 68 मिलियन लीटर पर डे सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, मतलब सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट लगेगा जो कि 68 मिलियन लीटर पर डे पर काम करेगा। इसके अलावा अभी 27 MLP सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो लगे हुए हैं उसको अपग्रेड किया जाएगा और ये सारा काम होगा जगजीतपुर हरिद्वार में। इसके साथ ही 18 मिलियन लीटर पर डे सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाएगा सरई जो कि हरिद्वार में है। तो हरिद्वार में ये प्रोजेक्ट चालू किए जाएंगे। यहाँ से आपको याद रखना है हरिद्वार अगर आपसे पूछा जाता है कौन सी स्टेट में है तो उत्तराखंड में है और ये जो 6 प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं ये हरिद्वार में किए गए हैं। अब इन 6 प्रोजेक्ट्स को हरिद्वार में शुरू करने का मतलब नमामि गंगे मिशन के अंतर्गत इसलिए है क्योंकि ये माना जाता है कि गंगा जो रिवर है उसमें जो वेस्ट वाटर आता है, जो गंदा पानी आता है, उसमें से 80% पानी आता है हरिद्वार और ऋषिकेश बेल्ट से। क्योंकि आपको पता है हरिद्वार में गंगा नदी है, वहाँ पर कई लोग जाकर स्नान करते हैं, अन्य प्रकार की गतिविधियाँ करते हैं। इसके साथ ही ऋषिकेश में राफ्टिंग जैसी गतिविधियाँ होती है, तो जिसके चलते क्या होता है कि यहाँ से मैक्सिमम 80% पानी जो है वो वेस्ट वाटर आता है गंगा में। और अगर यहाँ पर सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाता है, गंदगी को साफ करने के लिए सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगाया जाता है तो गंगा रिवर की सफाई हो सकती है। तो नमामि गंगे मिशन की अगर हम यहाँ पर बात करें तो ये एक इंटीग्रेटेड कंजर्वेशन मिशन है गंगा नदी के लिए और एक तरीके का फ्लैगशिप प्रोग्राम है ये यूनियन गवर्नमेंट का। इसे स्टार्ट किया गया था सन 2014 में। ये सन 2014 आप याद रखिएगा, नमामि गंगे मिशन सन 2014 में स्टार्ट किया गया था। इसके बाद में कभी कभी क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि नमामि गंगा मिशन जो है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी किस मिनिस्ट्री की है, तो वो है वाटर रिसोर्स मिनिस्ट्री, जल शक्ति मंत्रालय। जल शक्ति मंत्रालय जो है वो इसके लिए नोडल एजेंसी है, लेकिन इसके साथ ही जो अर्बन डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, एनवायरमेंट मिनिस्ट्री है, शिपिंग, टूरिज्म और रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, वो सभी भी इसमें अपनी हिस्सेदारी देती है। लेकिन नोडल मिनिस्ट्री है जल शक्ति मिनिस्ट्री, वाटर रिसोर्सेज मिनिस्ट्री। यहाँ पर ये जो 6 प्रोजेक्ट चालू किए गए हैं उत्तराखंड में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, इसके साथ ही इन्होंने गंगा अवलोकन म्यूजियम की भी शुरुआत की है। ये गंगा अवलोकन म्यूजियम शुरू किया गया है हरिद्वार में, हरिद्वार की चंडी घाट पर इस म्यूजियम की शुरुआत की गई है। जगह भी आपको ध्यान रखनी है, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है गंगा अवलोकन म्यूजियम कहाँ पर है, चंडी घाट हरिद्वार में। और ये जो म्यूजियम है ये अपनी तरीके का पहला म्यूजियम है, फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड, जो कि गंगा रिवर पर है हरिद्वार में। ये जो म्यूजियम होगा ये हमारा गंगा से संबंधित जो कल्चर है, जो बायोडाइवर्सिटी है और उसको लेकर जो रिजुवनेशन एक्टिविटीज की जा रही है गंगा नदी पर, उन सभी के बारे में जानकारी देगा। इसके साथ ही प्रधानमंत्री के द्वारा एक बुक रिलीज की गई है जिसका नाम है रोइंग डाउन द गंगेज। तो ये भी गंगा पर जो नमामि गंगे मिशन चल रहा है उसी के संबंध में ये बुक रिलीज की गई है, जो कि भारत का गंगा से संबंधित जो कल्चर है, जो बायोडाइवर्सिटी है, उन सभी के बारे में बताएगी। और इसके साथ ही जल जीवन मिशन को लेकर एक नया लोगो भी लॉन्च किया गया है इसी के अंतर्गत। तो ये आपको ध्यान रखना है क्या क्या चीज़ें लॉन्च हुई है अभी। इसी के साथ साथ प्रधानमंत्री ने एक मार्गदर्शिका लॉन्च की है। मार्गदर्शिका किसके लिए? ग्राम पंचायत और
पानी समिति के लिए, जो कि जल जीवन मिशन के अंदर आती है। ये मार्गदर्शिका एक प्रकार की गाइडलाइन है विलेज पंचायत और वाटर कमिटीज के लिए, मतलब ग्राम पंचायत और जल समितियों के लिए एक प्रकार का दिशा निर्देश है जिसे मार्गदर्शिका कहा गया है। तो इसे भी अनवेल किया है प्रधानमंत्री ने। इसी के साथ में 100 डेज कैंपेन स्टार्ट किया है। ये जो स्पेशल 100 डेज कैंपेन है ये चालू होगा 2 अक्टूबर से। 2 अक्टूबर को क्या है, गांधी जयंती। तो उस दिन से ये 100 डेज कैंपेन चालू होगा और ये कैंपेन है कि जितने भी स्कूल और आंगनवाड़ी है हमारे देश में वहां पर ड्रिंकिंग वाटर कनेक्शन उपलब्ध हो। मतलब 2 अक्टूबर से 100 दिनों का एक विशेष कैंपेन चालू होगा जिसमें ये सुनिश्चित किया जाएगा कि हमारे देश के हर स्कूल और आंगनवाड़ी में पेयजल कनेक्शन हो ताकि वहां पर पानी की सुविधा उपलब्ध हो सके। तो ये इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है। अभी हम बात कर रहे हैं गंगा रिवर की, तो गंगा से संबंधित हम कुछ फैक्ट देख लेते हैं जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो कई बार गंगा रिवर से संबंधित एक बहुत सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि इसका उद्गम स्थान क्या है। गंगा नदी शुरू होती है गंगोत्री से। गंगोत्री से ये गौमुख ग्लेशियर के पास में उत्तराखंड में उत्तराकाशी जिले से निकलती है। कौन सी जगह से निकलती है ये? उत्तराकाशी जिले से, और राज्य है उत्तराखंड। तो ये चीजें आपको ध्यान होनी चाहिए। इसके साथ ही गंगा रिवर के संबंध में ये पूछ लिया जाता है कि गंगा का जो बेसिन है वो भारत के कितने राज्यों में है। तो इसमें कुल 11 राज्य है। बेसिन का मतलब होता है कि गंगा नदी और गंगा की जितनी सहायक नदियां हैं वो भी आ जाती है बेसिन में। जैसे गंगा की एक सहायक नदी है यमुना, कोसी, तो ये सभी भी उस बेसिन के अंदर आ जाएगी। और ये जो गंगा का पूरा बेसिन है ये निकलता है भारत के 11 राज्यों से। वो 11 राज्य कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले है हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, वेस्ट बंगाल और दिल्ली, जो कि एक यूनियन टेरिटरी है। तो गंगा का बेसिन जो है 11 राज्यों में है और उसके अलावा उसमें एक यूनियन टेरिटरी दिल्ली भी आ जाता है। प्रधानमंत्री ने इस प्रोग्राम में ये भी कहा कि गंगा की जो सफाई को बढ़ा रहे हैं, क्लीनलीनेस ऑफ गंगा को जो बढ़ावा दिया जा रहा है, और नमामि गंगे इसके अंतर्गत जो मिशन है उसका फोकस सिर्फ गंगा की सफाई पे नहीं है, लेकिन उसके साथ साथ इकोनॉमी क्या बेनिफिट हो सकते हैं, अर्थव्यवस्था को लेकर क्या बेनिफिट हो सकते हैं, और साथ ही जो पूरा गंगेटिक बेल्ट है उसके एनवायरमेंट को लेकर भी इनिशिएटिव चलाया जा रहा है। और उसके लिए ये बोला जा रहा है कि सरकार एक कॉम्प्रिहेंसिव प्लान के साथ आई है जो कि इस क्षेत्र में ऑर्गेनिक फार्मिंग और आयुर्वेदिक फार्मिंग को भी प्रमोट करेगा। मतलब गंगा के साफ होने के साथ साथ आपको पता है कि जो गंगा जिस स्थान से बहती है वो मैदानी भाग है, और मैदानी भाग में इस तरीके की फार्मिंग होती है, ऑर्गेनिक फार्मिंग, पेड़ पौधे जो है वो अच्छे से उगाए जा सकते हैं। तो वहां पर ऑर्गेनिक फार्मिंग और आयुर्वेदिक फार्मिंग को भी बढ़ावा दिया जाएगा, ऐसा हमारे प्रधानमंत्री के द्वारा बोला गया। अब हमने देखा कि ये जो प्रोजेक्ट शुरू किए गए हैं ये उत्तराखंड में किए गए हैं। तो उत्तराखंड के बारे में हम कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं। सबसे पहले हम किसी भी स्टेट की बात करते हैं तो हम वहाँ के गवर्नर और चीफ मिनिस्टर और कैपिटल, ये आपके लिए जानना इंपॉर्टेंट हो जाता है ताकि इसका आपका बार बार रिवीजन होता रहे और आपको याद हो जाए। तो उत्तराखंड के गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। बेबी रानी मौर्य उत्तराखंड की गवर्नर अर्थात राज्यपाल हैं। इसके बाद में उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर अर्थात मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत। इसके बाद में उत्तराखंड की कैपिटल की बात करें तो आपको ध्यान रखना है उत्तराखंड की 2 कैपिटल है। विंटर कैपिटल है देहरादून, मतलब शीतकालीन कैपिटल है देहरादून, और समर में मतलब ग्रीष्म में यहाँ की राजधानी होती है गैरसेन। अब उत्तराखंड में कुछ इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क हैं, राष्ट्रीय उद्यान हैं, इनके बारे में भी आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, लेकिन इसके बारे में एक और इम्पॉर्टेंट है कि ये भारत का पहला नेशनल पार्क था। मतलब भारत में जब राष्ट्रीय उद्यान बनने शुरू हुए थे तब जो सबसे पहला राष्ट्रीय उद्यान बना था वो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क था, और ये नैनीताल जिले में है, रामनगर में, उत्तराखंड के। इसके बाद में एक और नेशनल पार्क राष्ट्रीय उद्यान है उत्तराखंड में, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क कौन से जिले में है? उत्तराखंड में। तीसरा है नंदा देवी नेशनल पार्क। अब नंदा देवी नेशनल पार्क और वैली ऑफ फ्लावर्स, ये दोनों नेशनल पार्क इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में आते हैं। ये यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में इसलिए आते हैं क्योंकि यहाँ पर कई ऐसे फ्लोरा एंड फौना है, यहाँ पर कई ऐसे प्लांट है जहाँ का इंटरनेशनली
कंजर्वेशन करना आवश्यक है। तो ये दोनों याद रखने हैं। उत्तराखंड के ये दोनों नेशनल पार्क, राष्ट्रीय उद्यान आते हैं यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में, यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट में। इसके बाद में 3 नेशनल पार्क और है। राजाजी नेशनल पार्क जो कि हरिद्वार में है, गोविंद पशु विहार नेशनल पार्क और सेंचुरी, एक है गंगोत्री नेशनल पार्क जो कि उत्तरकाशी डिस्ट्रिक्ट में है। तो ये 6 नेशनल पार्क है उत्तराखंड में, आपको ध्यान रखने हैं। नेशनल पार्क के नाम देकर ये पूछ लिया जाता है कि ये कौन से स्टेट में है, और ये बहुत यूजुअल क्वेश्चन है, ये आ सकता है। इसके बाद में नेक्स्ट हमारा पॉइंट है नेशनल अफेयर्स में आईडेस्क फॉर फौजी। तो ये एक इनिशिएटिव चालू किया गया है डिफेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। सबसे पहले अगर हम डिफेंस मिनिस्ट्री बोल रहे हैं तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर कौन है? मिस्टर राजनाथ सिंह। तो राजनाथ सिंह ने एक इनिशिएटिव चालू किया है आईडेस्क फॉर फौजी। ये जो आईडेस्क है इसकी फुल फॉर्म है इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस। तो ये आईडेस्क इनिशिएटिव जो है वो पिछले साल चालू किया गया था। इस आईडेस्क इनिशिएटिव में क्या किया जा रहा है कि डिफेंस सेक्टर के अंदर इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए ये चलाया जा रहा है, ताकि अगर कोई स्टार्टअप है या और कोई देश में व्यक्ति है जो डिफेंस के सेक्शन में इनोवेशन कर रहा है तो उनके लिए ये इनिशिएटिव चलाया जा रहा है। अब इसी के अंतर्गत एक नया इनिशिएटिव चालू किया गया है आईडेस्क फौजी। तो आईडेस्क फौजी जो है ये अपनी तरीके का पहला इनिशिएटिव है जो कि इसलिए लॉन्च किया गया है ताकि हमारे जो इंडियन आर्म फोर्स के मेंबर हैं, मतलब हमारी जो भारतीय सशस्त्र सेवा के सदस्य हैं, उनके नवाचारों को समर्थन दिया जा सके, उनके द्वारा जो इनोवेशन किए जा रहे हैं उसे आगे बढ़ाया जा सके। इससे क्या होगा कि उनकी जो सैनिकों की क्षेत्र संरचनाएं हैं, उनके नवाचार के जो विचार हैं उनको बढ़ावा दिया जा सकेगा। मतलब आईडेस्क इनिशिएटिव चालू हुआ था ताकि कोई स्टार्टअप है या इस तरीके का कोई इंजीनियर है, कोई एक्सपर्ट है, वो डिफेंस के सेक्टर में इनोवेशन ला सके। लेकिन आईडेस्क फॉर फौजी इनिशिएटिव है, इसी के अंतर्गत उसकी शुरुआत इसलिए की गई है ताकि हमारे देश में जो कुल 13 लाख सर्विस पर्सनल है, 13 लाख जो भारतीय सशस्त्र बल के सदस्य हैं, जो फौजी हैं, वो उनके द्वारा अगर किसी तरीके की इनोवेशन की गई है तो उसे पहचाना जा सके और उसको कार्य में लिया जा सके। तो ये जो 13 लाख फौजी हैं ये अपने जीवन काल में कई चरम स्थितियों में रहते हैं और कई उपकरणों का संभालते हैं, तो इन्हें उसका एक्सपीरियंस होता है और ये इसमें कई तरीके के नवाचार जो हैं वो ला सकते हैं और ये विचार बता सकते हैं कि इन उपकरणों को किस प्रकार से बेहतर बनाया जा सकता है। तो इस तरीके के नवाचारों का समर्थन करने के लिए अभी तक ऐसा कोई तंत्र नहीं था कि अगर कोई फौजी बोले कि हमारे द्वारा ये उपकरण जो है, ये इंस्ट्रूमेंट हैंडल किया जाता है, ये इक्विपमेंट हैंडल किया जाता है, लेकिन अगर इसमें मान लीजिए किसी तरीके का परिवर्तन वो बताते हैं ये हो तो वो बेहतर होंगे, लेकिन अभी तक इस तरीके का कोई तंत्र नहीं था। अब आईडेस्क फॉर फौजी लाया गया है जो कि फौजियों के द्वारा जो नवाचार किए जा रहे हैं, जो इनोवेशन किए जा रहे हैं उसको कंसीडर करेगा। ये जो आईडेस्क फॉर फौजी होगा इसके लिए विंडो ओपन होगी और ये फौजियों को अलाउ करेगा इनोवेशन प्रोसेस का पार्ट बनने के लिए और उनके लिए उसको रिवॉर्ड देगा, पुरस्कृत भी करेगा। तो सेवा मुख्यालय अधिनियम भारतीय सुनिश्चित करने के लिए पूरे देश में सैनिकों और क्षेत्र संरचनाओं को सहायता प्रदान करेगा। इसके बाद हमारा नेक्स्ट पॉइंट है इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट पहली बार प्रकाशित हुई है, इससे पहले कभी इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट नहीं प्रकाशित हुई है। एक रिपोर्ट प्रकाशित होती है वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट। तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट के बारे में भी हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे यहाँ पर। सब पहले हम बात करते हैं इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट की। तो इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 रिलीज हुई है। इसके हिसाब से मिजोरम जो है वो भारत की सबसे हैप्पीएस्ट स्टेट है, सबसे खुशहाल राज्य है। इसके अलावा मिजोरम के बाद में सेकंड रैंक है अंडमान और निकोबार का और थर्ड रैंक है पंजाब का। इसके साथ में गुजरात और उत्तर प्रदेश, ये दो भी ऐसे स्टेट हैं जिन्होंने टॉप 10 में अपना स्थान बनाया है। वहीं पे अगर हम बॉटम स्टेट की बात करें जो बिल्कुल भी खुश नहीं है, उसमें आते हैं छत्तीसगढ़, उड़ीसा और उत्तराखंड। ये 3 स्टेट है जो कि बॉटम रैंकिंग में आ रहे हैं, सबसे नीचे स्थान इन्हें दिया गया है। तो ये पहली बार हुआ है जब भारत के सभी राज्य और यूनियन टेरिटरीज, स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज जो हैं उन्हें इंक्लूड किया गया है हैप्पीनेस सर्वे में। ये हैप्पीनेस सर्वे प्रिपेयर किया है प्रोफेसर राजेश के पिलानिया ने, जो कि वन ऑफ द लीडिंग मैनेजमेंट स्ट्रेटेजी एक्सपर्ट है हमारे देश के। तो इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट में टॉप रैंकिंग पर मिजोरम है। वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट की बात करें तो वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट सबसे पहले किसके द्वारा प्रकाशित की जाती है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट सॉल्यूशन नेटवर्क के द्वारा। ये वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट में टोटल 156 कंट्रीज की रैंकिंग की जाती है और अगर हम इसमें भारत की बात करें तो भारत पिछली बार रैंक था भारत का
144। मतलब आप देख सकते हैं कि भारत जो है वो बॉटम 15 कंट्रीज में आता है जो बिल्कुल भी खुश नहीं है। भारत से बेहतर स्थान नेपाल, पाकिस्तान, बांग्लादेश, श्रीलंका इनको मिला हुआ है वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में। वहीं वर्ल्ड हैप्पीनेस रैंकिंग में हैप्पीएस्ट कंट्री की बात करें तो वो है फिनलैंड। फिनलैंड का फर्स्ट रैंक है इसमें, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। साथ ही आपको इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट भी ध्यान रखनी है। हमारा नेक्स्ट सेक्शन है वेरियस नेशनल एंड इंटरनेशनल पर्सनालिटी इन न्यूज। समाचार में विभिन्न राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय व्यक्तित्व। इसमें हमारे पहली पर्सनालिटी है शेखर कुमार। तो शेखर कुमार को एफटीआईआई सोसाइटी का नया चीफ अपॉइंट किया गया है। एफटीआईआई क्या है? फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये एक सोसाइटी है, जैसे कि जो फिल्म में एक्टर्स होते हैं उन लोगों की एक सोसाइटी होती है जिसमें ये ड्रामास करते हैं, थिएटर करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं। तो ये एक सोसाइटी है, इसका चेयरमैन बनाया गया है शेखर कुमार को। शेखर कुमार जो हैं वो फिल्म मेकर हैं और इनकी उम्र 74 ईयर है और इन्हें जो चेयरमैन बनाया गया है वो बनाया गया है मार्च 3, 2003 तक के लिए। इनका जन्म 1945 में लाहौर में हुआ था, पाकिस्तान में। और उसके बाद में इन्होंने फिल्म में हिंदी और इंटरनेशनल सिनेमा दोनों में ही काफ़ी अच्छा काम किया है। इसके अलावा इनके द्वारा जो डायरेक्ट की गई थी, जो निर्देशक थे जिन फिल्मों के, उसमें एलिजाबेथ, बंदित क्वीन, द फोर फेदर्स, ये सभी फेमस मूवीज़ जो है वो आती है। इसके साथ ही इन्होंने जो कंट्रीब्यूशन दिया है सिनेमा में, उसके लिए इनको पद्मश्री और गोल्डन ग्लोब अवार्ड जैसे अवार्ड्स जो हैं वो भी मिल चुके हैं। तो अब ये एफटीआईआई सोसाइटी के चीफ बन गए हैं। अगर हम इस सोसाइटी के चीफ की बात करें तो अनुपम खेर, इस तरीके के जो स्टार हैं वो भी इसके पहले चीफ रह चुके हैं। साथ ही अगर हम इसकी पहले एलुमनी की बात करें, मतलब जो पूर्व में इस सोसाइटी के छात्र रह चुके हैं, तो उसमें नसीरुद्दीन शाह, ओमपुरी, राजकुमार ईरानी, राजकुमार राव ऐसे नाम आते हैं। तो ये जो फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सोसाइटी है, ये एक ऑटोनॉमस इंस्टीट्यूशन है जो कि मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंतर्गत आता है और इसे एडेड किया जाता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा, अर्थात इसे वित्त जो है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से प्राप्त होता है। इसके नए प्रेसिडेंट मतलब अध्यक्ष बने हैं शेखर कपूर, अभी हमने देखा। और इसके बाद में इसके डायरेक्टर मतलब निर्देशक है भूपेंद्र कंथोला। तो ये ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट पर्सनालिटी है सोनू सूद। सोनू सूद का नाम इस लॉकडाउन में आपने सभी ने बहुत सुना होगा। इनके द्वारा इस कोविड के पैंडेमिक के चलते जो माइग्रेंट लेबर्स हैं उनके लिए काफ़ी कार्य किया गया है। तो सोनू सूद को यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम अर्थात यूएनडीपी के द्वारा एक अवार्ड दिया गया है। वो अवार्ड है एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स स्पेशल ह्यूमैनिटेरियन एक्शन अवार्ड। ये अवार्ड सोनू सूद को मिला है क्योंकि इनके द्वारा कोविड-19 के समय में जो लाखों प्रवासियों की मदद की गई, उनको घर भेजने के लिए जो कार्य किया गया और इसके साथ ही दुनिया भर में जो छात्र फंसे हुए हैं उन्हें वापस घर लाने के लिए जो कार्य किया गया, उसके चलते इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसके साथ ही इनके द्वारा छोटे बच्चों की शिक्षा के लिए मुफ्त शिक्षा और चिकित्सा सेवाएं भी प्रदान की गई और कोविड महामारी के चलते इन्होंने ज़रूरतमंदों को मुफ्त रोजगार के अवसर भी प्रदान किए। तो इसलिए इनका नाम अभी काफ़ी चर्चा में था और इनके द्वारा जो कार्य किया गया उसमें इसे सम्मानित करने के लिए, इन्हें सम्मानित करने के लिए ये अवार्ड दिया गया है। अब इस तरीके के जो यूएन के द्वारा प्रेस्टिजियस अवार्ड दिए जाते हैं किसी के कार्य को सम्मानित करने के लिए, तो ऐसा पहला बॉलीवुड के या फिर कोई एक्टर नहीं है जिन्हें ये अवार्ड मिला है। इससे पहले भारत की प्रियंका चोपड़ा को भी इस तरीके के अवार्ड मिल सके हैं। साथ ही एंजेलिना जोली, डेविड बेकम, लिनार्डो डी कैप्रियो, एमा वैटसन, ये कुछ ऐसी पर्सनालिटी हैं जिन्हें इस तरीके के अलग अलग ऑनर्स दिए गए हैं यूएन की बॉडीज़ के द्वारा। तो इसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट टॉपिक है पीडी वेघाला। पीडी वेघाला एक आईएएस ऑफिसर हैं जिन्हें अपॉइंटमेंट कमेटी के द्वारा अब अपॉइंट किया गया है ट्राई मतलब टेलीकॉम रेगुलेटरी ऑफ इंडिया का चेयरमैन। टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है वो एक स्टैट्यूटरी बॉडी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंदर और ये जो टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर है हमारे देश का उसकी एक रेगुलेटर बॉडी है। ये रेगुलेट करती है टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर को।
तो आप देख रहे हैं कि जो ट्राई बॉडी है वो आज के समय में काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि हमारे देश का जो टेलीकम्युनिकेशन का सेक्टर है वो अर्थव्यवस्था में एक बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। आपको पता है आजकल की जो टेली कंपनीज होती है, जैसे वोडाफोन हुआ, एयरटेल हुआ, बीएसएनएल हुआ, ये सभी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रही है। जियो के आने के बाद में आपको पता है कि पूरा जो सेक्टर है वो चेंज हो गया। तो इसके चलते जो ट्राई बॉडी है ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, और इनके चेयरमैन जो है उनका रोल भी काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो अभी ये पीडी वाघेला हैं, इन्हें ट्राई का चेयरमैन अर्थात अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, और इसके साथ ही ये सक्सीड करेंगे आर.एस. शर्मा को। आर.एस. शर्मा इनसे पहले रेगुलेटर जो है ट्राई, उसके 5 साल तक अध्यक्ष रह चुके हैं। और वहीं पे पीडी वघेला जो हैं वो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर्स के अंतर्गत आता है, अर्थात रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत जो डिपार्टमेंट ऑफ फार्मास्यूटिकल विभाग है वहां पर ये सेक्रेटरी थे 30 सितंबर तक। उसके बाद में अब इन्हें ट्राई का चेयरमैन नियुक्त किया गया है। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट सेक्शन है बैंकिंग से रिलेटेड, बैंकिंग एंड फाइनेंस रिलेटेड न्यूज़। तो उसमें पहली न्यूज़ है, आरबीआई ने अमिताभ बच्चन को कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन के लिए चुना है। आरबीआई के द्वारा क्या किया जाता है कि बैंकिंग को लेकर जो फ्रॉड होते हैं, जो घोटाले होते हैं, उनसे बैंक के जो कस्टमर है, ग्राहक हैं, उनको बचाने के लिए और उनमें जागरूकता फैलाने के लिए कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन चलाया जा रहा है। ये कैंपेन आरबीआई जो करीब 1 साल से चला रहा है, और अब इसके अंतर्गत आरबीआई ने अमिताभ बच्चन को चुना है इस कैंपेन को आगे बढ़ाने के लिए। तो अमिताभ बच्चन के बारे में आप जानते हैं कि ये बॉलीवुड के बहुत ही बड़े स्टार हैं, और अब ये अवेयरनेस फैलाएंगे ताकि जो घोटाले होते हैं, खाता धारकों के साथ में जो धोखेबाजी की जाती है वो ना हो। तो आपको पता है कि कई बार आपके फ़ोन में मैसेज आता है या फिर कॉल आता है कि आपको 1 लाख रुपए का इनाम मिला है, आपके बैंक में डालने के लिए आपको उसका ओटीपी बताना है, और जैसे ही आप ओटीपी बताते हैं तो आपके बैंक में जो भी पैसे हैं वो चले जाते हैं, वो डिडक्ट हो जाते हैं। तो इस तरीके की जो धोखेबाजी की जाती है, जो फ्रॉड किए जाते हैं, उससे ग्राहकों को बचाने के लिए और जागरूकता फैलाने के लिए आरबीआई के द्वारा कंज्यूमर अवेयरनेस कैंपेन चलाया जाता है। और इसी कैंपेन के अंदर आरबीआई के द्वारा कई इनिशिएटिव चलाए जाते हैं। ये कैंपेन जो है वो आरबीआई इंग्लिश, हिंदी के साथ साथ और भी कई रीजनल लैंग्वेजेस में चलाता है, जैसे कन्नड़ा हो गया, मलयालम हो गया, मारवाड़ी, गुजराती, इन सभी लैंग्वेजेस में भी चलाए जाते हैं, ताकि कस्टमर्स को अवेयरनेस हो, कस्टमर जागरूक रह सके, और साथ ही उन्हें अपने राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज दोनों के बारे में पता हो। मतलब ग्राहकों को अपने अधिकारों और जिम्मेदारी दोनों के बारे में पता चले, इसलिए ये कैंपेन चलाया जाता है। इसके बाद में नेक्स्ट न्यूज़ है बैंकिंग में, वैक्रंजी गेट आरबीआई अप्रूवल टू सेटअप बीबीपीएस यूनिट। बीबीपीएस यूनिट क्या है? भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट। और वैकर्जी क्या है? तो वैकर्जी एक कंपनी है जो कि भारत में जो आधार कार्ड होते हैं या फिर जो वोटर आईडी होते हैं उससे संबंधित सॉफ्टवेयर देती है गवर्नमेंट को, और इसके साथ ही इसके द्वारा कई तरीके के ई कॉमर्स गतिविधियां, ई गवर्नेंस के जो इनिशिएटिव होते हैं, बैंकिंग और इंश्योरेंस से संबंधित जो सर्विसेज है वो गवर्नमेंट को प्रोवाइड की जाती है। तो ये कंपनी वन ऑफ द मेन प्रोवाइडर है सॉफ्टवेयर की और इक्विपमेंट की, वोटर आईडी और आधार कार्ड से रिलेटेड गवर्नमेंट के लिए। तो अब वैक्रंजी लिमिटेड को आरबीआई ने अप्रूवल दिया है भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग सिस्टम स्टैब्लिश करने का, ताकि बिल से संबंधित जो पेमेंट सर्विस होती है उसे हैंडल किया जा सके। तो भारतीय रिजर्व बैंक ने वेकांग्री लिमिटेड को भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम 2007 मतलब पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम एक्ट 2007 के तहत बीबीपीओयू मतलब भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट की स्थापना करने और संचालन करने की अनुमति दे दी है। और इसके बाद में अब ये बीबीपीएस के दायरे में बिलों से संबंधित भुगतान की जो सेवाएं हैं वो प्रदान करेगा, और साथ में एकत्रीकरण से सीधे संचालित करना भी इसमें संभव होगा। तो ये जो कंपनी है इसके द्वारा कई केंद्र बनाए गए हैं इस तरीके के, आप ये फोटो में देख सकते हैं। तो ये जो वैक्रंजी केंद्र होते हैं ये एक तरीके से लास्ट पॉइंट कनेक्टिविटी के लिए होते हैं। ये कई रूरल एरिया में और कई शहरी एरिया में बनाए जाते हैं। तो इसमें क्या होता है, इनके साथ में एक एटीएम भी लगाया जाता है यहाँ पे। तो
अगर आप इस केंद्र में जाते हैं तो अगर आपको कुछ ई गवर्नेंस संबंधी काम है या आपको अपने वोटर आईडी से संबंधित कोई डिजिटल कार्य करना है या फिर आधार कार्ड से संबंधित कोई कार्य है, आपको आधार कार्ड में नाम चेंज करना है, एड्रेस चेंज करना है या इस तरीके के कोई भी गवर्नेंस से रिलेटेड, ई गवर्नेंस से रिलेटेड कोई कार्य है, तो आप इस सेंटर में जाके कर सकते हैं। अब अगर इसे भारत बिल पेमेंट ऑपरेटिंग यूनिट लगाने की भी अनुमति मिल जाएगी तो आप अपने बिल्स भी यहाँ पर जाकर पे कर सकते हैं। ये एक तरीके से रूरल एरिया में कनेक्टिविटी प्रोवाइड करता है जहाँ पर इंटरनेट की सुविधा नहीं है या फिर जहाँ पर बैंक ज़्यादा नहीं है, तो ये एक लास्ट मील कनेक्टिविटी है जहाँ पर सभी प्रकार की सुविधाएं ग्रामीण आबादी को मिल जाती है। इसके साथ में अभी हमने जो दोनों न्यूज़ देखी वो आरबीआई से संबंधित थी, तो इसलिए आरबीआई के बारे में हम थोड़ी सा डिटेल देख लेते हैं। फिलहाल आरबीआई के गवर्नर है शक्तिकांत दास, तो ये आपको ध्यान होना चाहिए। आरबीआई के गवर्नर कौन है ये आपसे पूछा जा सकता है। ये आरबीआई के 25th गवर्नर है। इसके साथ ही आरबीआई का हेडक्वार्टर है मुंबई में, ये आपको ध्यान होना चाहिए। कई बार आप आरबीआई के हेडक्वार्टर में कंफ्यूज हो जाते हैं और उसे दिल्ली कर देते हैं। आरबीआई के फाउंडर ब्रिटिश राज थे। ब्रिटिशर्स के समय में आरबीआई की स्थापना हुई थी 1 अप्रैल 1935 में कलकत्ता में। तो आरबीआई के लिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान होने चाहिए। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट सेक्शन है बुक्स और अवार्ड्स। आज हमने एक और बुक के बारे में चर्चा करी, आपको पता होगा, आपको कमेंट सेक्शन में उसका नाम लिखना है, जो हमने फर्स्ट पॉइंट में करी थी। अब यहाँ पर हम आज एक अवार्ड के बारे में चर्चा करेंगे। तो लता मंगेशकर अवार्ड 2020-21 अनाउंस किया गया है और ये दिया गया है उषा मंगेशकर को। उषा मंगेशकर है लता बहन की छोटी बहन, उन्हें ये अवार्ड दिया गया है। सबसे पहले हम लता मंगेशकर अवार्ड की अगर बात करें तो ये एक नेशनल लेवल का अवार्ड है और ये म्यूजिक की जो फील्ड है, गायन की जो क्षेत्र है, उस क्षेत्र में दिया जाता है। अब ये अवार्ड नेशनल लेवल का अवार्ड है, लेकिन ये केंद्र सरकार नहीं देती है, बल्कि अलग अलग स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये अवार्ड दिया जाता है एमपी के द्वारा, महाराष्ट्र के द्वारा, इसी के साथ साथ आंध्र प्रदेश सरकार के द्वारा भी ये अवार्ड दिया जाता है। आंध्र प्रदेश सरकार इसे बोलती है लता मंगेशकर अवार्ड फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। तो इस तरीके से ये अवार्ड अलग अलग राज्य सरकारों के द्वारा दिए जाते हैं। तो अभी उषा मंगेशकर को जो अवार्ड दिया है वो महाराष्ट्र सरकार के द्वारा अनाउंस किया गया है और ये अनाउंस किया है गान सम्राज्ञी बोला जाता है लता मंगेशकर को, उनसे संबंधित जो अवार्ड है उषा मंगेशकर के लिए, जो कि एक प्लेबैक सिंगर है और लता मंगेशकर की छोटी बहन है। ये अवार्ड दिया जाता है स्टेट गवर्नमेंट का जो कल्चरल डिपार्टमेंट है उनके द्वारा, और इस अवार्ड में 5 लाख रुपीस कैश देते हैं, सर्टिफिकेट देते हैं और एक मोमेंटो दिया जाता है, मतलब कि एक स्मृति चिन्ह भी इसके अंतर्गत दिया जाता है। तो अगर हम इस तरीके के लता मंगेशकर अवार्ड की बात करें तो कई बड़े बड़े सिंगर हैं जिन्हें अभी से पहले अवार्ड दिया गया है। इसमें AR रहमान, अनु मलिक, उदित नारायण, बप्पी लहरी, इन्हें MP सरकार के द्वारा ये अवार्ड दिया गया था। महाराष्ट्र सरकार के द्वारा उषा मंगेशकर से पहले आशा भोसले को यह अवार्ड दिया गया है। तो इस प्रकार से एक बहुत ही प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो कि सिंगर्स को दिया जाता है। लता मंगेशकर की बात करें तो लता मंगेशकर का जन्मदिन था कुछ दिन पहले, उस दिन ये अवार्ड दिया गया था। और इसके साथ ही हमने लता मंगेशकर के जन्मदिन पर इनके बारे में डिटेल में चर्चा करी थी, तो हम यहाँ पर वापस नहीं करेंगे। एक छोटा सा क्वेश्चन है कि स्वर कोकिला किसे कहा जाता है। अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो वो बोला जाता है लता मंगेशकर को। आपको ध्यान रखना है, लता मंगेशकर को बोला जाता है स्वर कोकिला। और जो उषा मंगेशकर हैं जिन्हें अवार्ड दिया है, इनके द्वारा हिंदी और मराठी के साथ साथ और कई अन्य भाषाओं में भी गाने गाए गए हैं। कुछ गानों के नाम यहाँ पर दिए गए हैं, आप देख सकते हैं। इसके बाद में चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, स्पोर्ट्स न्यूज़ अर्थात खेल समाचार। तो इसमें हमारी न्यूज़ है फ्रेंच ओपन से रिलेटेड। थोड़े दिन पहले हम US ओपन के बारे में चर्चा कर रहे थे, अब फ्रेंच ओपन के बारे में चर्चा करेंगे। ये ध्यान रखना है कि ये जो टूर्नामेंट है सारे ये टेनिस से रिलेटेड है और इसमें बात की गई है नोवाक जोकोविक की, इनके बारे में हम पहले भी चर्चा कर चुके हैं, और राफेल नाडाल की। तो ये बताया गया है कि फ्रेंच ओपन का जो गेम चल रहा है उसमें नोवाक जोकोविक और पहले इसके जो विजेता रह चुके हैं राफेल नाडाल, उनके द्वारा अभी अच्छी शुरुआत की गई है। और इसके साथ ही यहाँ पर ये बताया गया है कि अगर वुमेन सेक्शन की बात करें तो कारोलिना प्लिस्कोवा जो कि क्रीज रिपब्लिक की है, उनको जीत हासिल करने के लिए कड़ा संघर्ष करना पड़ा। तो यहाँ पर ज़्यादा डिटेल आपको नहीं जाननी है, आपको बस इतना जानना है कि यहाँ पर जो जो नाम मेंशन हुए हैं वो कौन सी कंट्री से है। साथ ही आपको ये ध्यान रखना है कि नोवाक जोकोविक को वर्ल्ड का बेस्ट प्लेयर अभी माना जा रहा है टेनिस को लेकर। तो नोवाक जोकोविक हैं सर्बिया से, ये आपको ध्यान रखना है। राफेल नडाल है स्पेन से। इसके बाद में मार्टिन फुस्कोसोविक्स हैं
हंगरी से, कोरोलिना प्लिस्कोवा है चेक रिपब्लिक से, और डैनियल मेदवेदेव हैं रशिया से अर्थात रूस से। इसके बाद में हमारा नेक्स्ट सेक्शन है इम्पॉर्टेंट डेज अर्थात महत्वपूर्ण दिवस। तो आज है इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे। इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे कब मनाया जाता है? 30 सितंबर को। ये दिन जो है वो भाषा अनुवाद करने वाले जो पेशेवर हैं, जिन व्यक्तियों के द्वारा ट्रांसलेशन किया जाता है, और इस ट्रांसलेशन करने से जो वो संवाद को, समझ को और सहयोग को बढ़ावा देते हैं, उन को बढ़ावा देने के लिए, उनका विकास करने के लिए और विश्व शांति और सुरक्षा को मजबूत करने के लिए ये दिन मनाया जाता है। अब आप सोचिए कि अगर ट्रांसलेशन नहीं हो एक लैंग्वेज से दूसरे लैंग्वेज में, तो एक लैंग्वेज से रिलेटेड जो कल्चर है, वहाँ की जो डाइवर्सिटी है, उसके बारे में किसी और को पता नहीं होगा। अगर आपको पता हो कि हमारी जो फ्रीडम स्ट्रगल थी, स्वतंत्रता की लड़ाई थी, वो तब आगे बढ़ी थी जब हमारे स्वतंत्रता सेनानियों ने इंग्लिश सीखी थी। क्योंकि उससे पहले क्या था कि हमारा भारत जो है वो विभाजित था, उसमें अलग अलग स्थान पर अलग अलग लैंग्वेज बोली जाती थी। जैसे अगर यहाँ पर बंगाल है तो ये बंगाली बोलते थे, यहाँ पर गुजरात है तो गुजराती बोलते थे, साउथ इंडिया में अलग द्रविडियन लैंग्वेजेस चलती थी, तो कभी इनका आपस में कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। तो जहाँ अगर यहाँ पे कोई फ्रीडम स्ट्रगल चल रही है तो केवल वो यहीं तक सीमित रह गई। अगर महाराष्ट्र में, गुजरात में कोई फ्रीडम स्ट्रगल चल रही थी तो वो केवल वहीं तक सीमित रह गई। लेकिन जब यहाँ पर शिक्षा बढ़ी, लोगों को एक इंग्लिश लैंग्वेज आई, तो वो कम्युनिकेट कर पाए। तो इस तरीके से लैंग्वेज का जो ट्रांसलेशन है वो काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी हो जाता है, और इसी को बढ़ावा देने के लिए, इसके विकास के लिए इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे मनाया जाता है। ये जो इंटरनेशनल ट्रांसलेशन डे है, इट इज़ मार्क एज द फीस्ट फॉर सेंट जेरोमी। सेंट जेरोमी कौन थे? इनके द्वारा बाइबल का ट्रांसलेशन किया गया था, और इन्हें पेट्रोन सेंट ऑफ ट्रांसलेटर माना जाता है, मतलब इसे अनुवादकों का संरक्षक संत माना जाता है। तो इनके लिए भी ये दिन मनाया जाता है। अब 2020 की बात करें तो आपको पता है हम कोई भी डे मनाते हैं तो हम उसकी थीम देखते हैं। तो 2020 की थीम है फाइंडिंग द वर्ड फॉर अ वर्ड इन क्राइसिस। आपको पता है अभी पैंडेमिक चल रहा है, क्राइसिस का टाइम चल रहा है, तो इसके चलते ये थीम रखी गई है कि संकट में एक दुनिया के लिए शब्द खोजना। इसके बाद में हम चलते हैं आज के स्टैटिक फैक्ट्स की तरफ। हमारा करंट अफेयर का सेक्शन खत्म होता है, अब हम फैक्ट्स देखेंगे। फैक्ट्स में आज हम चर्चा करेंगे इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल टाउन इन इंडिया, अर्थात भारत के महत्वपूर्ण औद्योगिक शहर कौन से हैं। तो कई बार क्या होता है कि काफ़ी सिंपल क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि आपको एक शहर का नाम दे दिया जाएगा कि इस शहर का संबंध किस चीज़ से है, ये शहर क्यों फेमस है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश का एक शहर है अडोनी, वो फेमस है कॉटन टेक्सटाइल अर्थात सूती वस्त्र के लिए। इसके बाद में उत्तर प्रदेश में है आगरा। आगरा में ताजमहल के बारे में आपको सबने सुना है, लेकिन इसके साथ ही आगरा फेमस है चमड़े के सामान के लिए। आगरा के साथ साथ कानपुर भी चमड़े के सामान के लिए काफ़ी फेमस है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में बात करते हैं हम उत्तर प्रदेश के अलीगढ़ शहर की। अलीगढ़ एक टाउन है और ये काफ़ी फेमस है तालों के लिए। अलीगढ़ के ताले अगर आपने सुना हो तो अलीगढ़ तालों के लिए फेमस है। इसके बाद में गुजरात में एक जगह है आनंद। ये आनंद जगह फेमस है डेयरी प्रोडक्ट के लिए। तो अगर आपको पता हो अमूल भी इसी स्थान पर है और इसी के कारण ये डेयरी प्रोडक्ट के लिए फेमस है आनंद। इसके बाद में तमिलनाडु में एक स्थान है कोयम्बटूर, और ये फेमस है वेट ग्राइंडर और साड़ी के लिए, ये आपको ध्यान रखना है। अब बात करते हैं उत्तर प्रदेश का एक और शहर है फिरोजाबाद, और फिरोजाबाद फेमस है ग्लास के लिए। कानपुर के बारे में मैंने आपको अभी यहाँ पर बताया था कि उत्तर प्रदेश में कानपुर भी वो स्थान है जो लेदर के लिए फेमस है। अब आपको ध्यान रखना है कि आगरा लेदर गुड्स के लिए फेमस है। लेदर गुड्स के लिए मतलब चमड़े से बने हुए सामान के लिए, और वहीं पे कानपुर फेमस है चमड़े के लिए। अब कांचीपुरम फेमस है सिल्क साड़ी के लिए। आपने सुना होगा कांचीपुरम सिल्क साड़ी। तो तमिलनाडु में शहर है कांचीपुरम और वो फेमस है सिल्क की साड़ियों के लिए। इसके बाद में पंजाब में शहर है लुधियाना, और ये फेमस है साइकिल के जो पार्ट्स होते हैं उनके लिए, स्विंग मशीन मतलब सिलाई के लिए, सिलाई मशीन के लिए, और होजरी के लिए। होजरी एक प्रकार का कपड़ा होता है, उसके लिए भी ये शहर लुधियाना काफ़ी फेमस है। इसके बाद में जलंधर फेमस है स्पोर्ट्स गुड्स के लिए, मतलब खेलने के सामान के लिए। जलंधर है पंजाब में। इसके बाद में मुरादाबाद भी यूपी का ही एक शहर है, और ये फेमस है पीतल के काम के लिए, ब्रास वर्क के लिए। इसके बाद में मैसूर जो कि कर्नाटक में है, तो मैसूर की साड़ियाँ भी, सिल्क की साड़ी काफ़ी फेमस है, तो ये रेशम के लिए फेमस है। इसके बाद में सूरत जो कि गुजरात में है, ये टेक्सटाइल के लिए और डायमंड के लिए फेमस है। आपने सुना होगा कि सूरत से कपड़े आते हैं, तो सूरत फेमस है वस्त्र के लिए और हीरो के लिए।
इसके बाद में तमिलनाडु का एक शहर है शिवकाशी। शिवकाशी फेमस है पटाखों के लिए और मैच नहीं, यहाँ पर माचिस के लिए। इसके बाद में मध्य प्रदेश का एक शहर है नेपानगर, और ये नेपानगर फेमस है अखबारी कागज के लिए, न्यूज़ प्रिंट्स के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप ध्यान रखिएगा। इसके बाद में आंध्र प्रदेश में एक शहर है गढ़वाल, और ये फेमस है साड़ी के लिए। इसके बाद में तिरुपुर है तमिलनाडु में, ये भी कपड़े और वस्त्र के लिए, मतलब टेक्सटाइल और गारमेंट्स के लिए फेमस है। इसके बाद में हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ, जो कि है क्विज। तो क्विज में जैसे कि हम हमेशा से पहले के जिन लोगों ने सही जवाब दिया है उनके नाम यहाँ पर अनाउंस करते हैं, उन्हें अप्लॉज करते हैं। तो कल का जो करंट अफेयर्स था उसमें सही जवाब देने वाले हैं शुभश्री साहू, खेत सिंह ठाकुर और मनीष भारद्वाज। अब आज का क्विज हम स्टार्ट करते हैं। आपको एकदम अटेंटिव रहना है और सभी क्वेश्चंस के आंसर एकदम सही देने हैं। तो हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है, विच बुक वॉज रिलीज बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी फॉर जल जीवन मिशन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जल जीवन मिशन के लिए किस एक पुस्तक का विमोचन किया है? रॉइंग डाउन द गंगा, रॉइंग अप द गंगा, क्लीन गंगा, या फिर नन ऑफ दीज। नेक्स्ट है, इंडिया हैप्पीनेस रिपोर्ट 2020 में सबसे खुशहाल राज्य कौन है? मिजोरम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल या मध्य प्रदेश। नेक्स्ट है, who has been appointed as the president of Pune based Film and Television Institute of India Society and chairman for the governing council of the institute? शेखर कपूर, संजय लीला बंसाली, अक्षय कुमार या केतन देसाई। नेक्स्ट है, किस बॉलीवुड अभिनेता को संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा प्रतिष्ठित सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल विशेष मानवतावादी कार्यवाही पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? सोनू सूद, आमिर खान, अक्षय कुमार या अजय देवगन। नेक्स्ट है, भारतीय रिजर्व बैंक ने ग्राहक जागरूकता अभियान के लिए किस बॉलीवुड स्टार को चुना है? अमिताभ बच्चन, आमिर खान, अक्षय कुमार या अजय देवगन। नेक्स्ट है, राफेल नडाल किस देश के टेनिस खिलाड़ी हैं? फ्रांस, स्पेन, रूस या जर्मनी। इसके बाद है, अंतर्राष्ट्रीय अनुवाद दिवस कब मनाया जाता है? 24 सितंबर, 25 सितंबर, 29 सितंबर या 30 सितंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र सरकार ने किसे वर्ष 2020-21 के लिए लता मंगेशकर पुरस्कार की घोषणा की है? उषा मंगेशकर को, अनुराधा पौडवाल, अलका याग्निक या सुचित्रा कृष्णमूर्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इंडियन टाउन इज फेमस फॉर लॉक? ताले के लिए कौन सा भारतीय शहर प्रसिद्ध है? आगरा, अलीगढ़, लखनऊ या लुधियाना। तो यहाँ पर हमारा करंट अफेयर का आज का सेक्शन खत्म होता है। थैंक यू सो मच फॉर टुडेज डिस्कशन। आई होप यू लाइक दिस सेशन। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। थैंक यू सो मच।